हर बार करते हैं कि पहले क्वेश्चन खुद बनाते हैं, बाद में आप लोगों को अच्छे से बताते हैं। तो आज हम लोग 2 चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर का नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQ देखते हैं, PYQs देखते हैं, और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग का PYQ। इसी लेक्चर में मात्र 3 दिन में सारे चैप्टर ख़त्म कर दिए जाएंगे। 3 या 4 दिन में सारे लेक्चर ख़त्म कर दिए जाएंगे। देखिए कहता है, पहला क्वेश्चन है, ये PYQ है। देखिए कहता है नेवर ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें तो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये जिनको चलने के लिए तो मटेरियल वेव है, ये तो मैटर का वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, ये हीट प्रोड्यूस करता है और मैकेनिकल प्रेशर भी लगाता है। तो ये सब बात सही है, गलती ये है, ठीक है, नेवर ट्रू। कहता है कि एनर्जी E1 है और E2 है, ठीक है। रेडिएशन इतना दे दिया, ठीक है। एनर्जी बता दिया, आपसे λ1 और λ2 पूछा जा रहा है। तो बच्चा जानता है ना कि इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, C तो कांस्टेंट है। तो E इज डायरेक्टली, तो E1 बटा E2 क्या हो जाएगा बेटा, E2 बटा E1, या E1 बटा E2 कितना हो जाएगा देख लो, λ2 अपॉन λ1, ठीक है। ये 25 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, काट लो, 2 आया, तो λ2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ λ1, खत्म, ठीक है। या सॉरी λ1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ λ2, ठीक है। λ1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ λ2, ठीक है। तो ये 1 नंबर आंसर हो गया। कितना आसान है। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, एक एनर्जी, कहता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय A2 मॉलिक्यूल इतना दिया हुआ है, एंड बॉन्ड एनर्जी इतना दिया हुआ है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बताइए एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, इतना एब्जॉर्ब किया, और बॉन्ड एनर्जी कितना है, इतना। तो दोनों को घटा दिए सिंपली, दोनों को। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल निकाल लिए, और पर मॉलिक्यूल एनर्जी पूछ रहा है, पर एटम पूछ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लिए, मॉलिक्यूल है ना, तो 2 से डिवाइड कर लिए। देखिए दोनों को घटाए, 4.4 इंटू 10 टू द पावर -19, 4 इंटू 10 टू द पावर -19, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -19, 2 से डिवाइड कर लिए, 2.0। तो इसका आंसर हो गया बेटा A नंबर, ठीक है। आइए कहता है सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दे दिया, तो एनर्जी ऑफ 4th ऑर्बिट कितना हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला देख बेटा, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो E4 बटा E2 बराबर n2², इन्वर्स का प्रोपोर्शनल है, n2² बाय n4 का स्क्वायर। देख n2 का कितना रखेगा, दूसरे सेल में था तो 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 16, इतने करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ 4 रखेगा बेटा। E2 का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बता दे, 328 को 4 से डिवाइड करेगा -82। आ गया समझ में, इतना करने की कोई ज़रूरत। देखिए हम साफ काट दिए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर, उसके लिए आप यही काम कीजिएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब देख अगला क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड वेट इलेक्ट्रॉन 4 टू फर्स्ट। कितना फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या करना, पहले आप लैम्डा निकाल लेना। कैसे, 912 बटा Z², 1/1 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। और न्यू बराबर C बाई लैम्डा होता है क्या, न्यू बराबर C बाई लैम्डा होता है क्या, हाँ होता है। तो होता है तो क्या करेंगे, देख ले, होता है तो क्या करेंगे, यहाँ 15 होगा बेटे, ठीक है, 15 होगा। तो देख ले, न्यू बराबर C बाई लैम्डा, इस लैम्डा को उठा के यहाँ पर रख दिए, तो 912 नीचे आ गया, 900 मान ले, इंटू 10 का पावर माइनस, एंगस्ट्रम में है तो मीटर में चेंज कर ले, 10 का पावर -10, ठीक है। ये हो जाएगा 15/16, तो नीचे 15 रह गया, ऊपर 16 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर, तो ऊपर देख, एक पैंचा ले 160 बटा 45, लगभग ये 3 बार में जाएगा, तो 3 पॉइंट वाला यही आंसर है, ठीक है। आ गया समझ में। कहता है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतना दे दिया, एनर्जी दे दिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी दे दिया, ठीक है, 3.4। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट हम जानते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है, बराबर टोटल एनर्जी। यही फार्मूला तो हम बताते हैं बच्चों को। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट कर दे, टोटल एनर्जी का वैल्यू पुट कर दे, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, तो ये आंसर होगा नहीं, यही आंसर होगा। और देख लेना, ये वैल्यू रखेगा, माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3.4। इतने करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि बोर का जो सर्कुलर ऑर्बिट था उसको ठीक करने के लिए सोमरफेल्ड ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये सब बहुत आसान है बेटे, ये सब बहुत आसान है। कहता है यदि देखो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का 0.53 मान
ठीक है, 0 को हटा दे बेटा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड स्टेट, तो 4 मतलब रेडियस बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर इंटू एन स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के आसपास आंसर आएगा, 5 के 20 होता है, 2 के आसपास यही आंसर है, ये तीनों आंसर नहीं है। आ गया समझ में? इतना फास्ट होना पड़ेगा बेटे, ठीक है, इतना फास्ट आपको होना पड़ेगा। अब देखो कहता है, हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, मतलब रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो यदि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आर हो, फर्स्ट तो अलग अलग एटम का हम रेडियस निकाल सकते हैं, अलग अलग एक्स एटम का कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट बाई जेड, ठीक है, जेड से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो हाइड्रोजन का इतना बोला, तो लिथियम प्लस 3 का सिमिलर स्टेट में कितना होगा, तो जेड से डिवाइड कर लेंगे, जेड से डिवाइड कर लेंगे सीधे 0.53, इसका जेड कितना होता है, 3 होता है, 3 से डिवाइड करोगे 0.17, आ गया समझ में? अरे 0.53 डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है, जेड बराबर 3, आ गया समझ में? कहता है देख इधर, कहता है इलेक्ट्रॉन ई, अच्छा यहाँ के छूट गया है बेटा, इस के को डाल लेना, के जेड ई स्क्वायर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा सर v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के लॉन्ग, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का इतना बता दिया, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, ई को हटाओ, बाकी आंसर बताओ, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अच्छा हीलियम एटम का पूछा जा रहा है, हीलियम एटम का पूछा जा रहा है, तो जेड एन स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर दिए तो कितना हो गया बता दे, अरे 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है, जेड स्क्वायर, और एन तो फिक्स है इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ही निकालते हैं, तो जेड स्क्वायर से गुना करेंगे, जेड कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुना किए कितना आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने करने की जरूरत नहीं, ये सब गलती, ये सब बेकार है बेटे। एनर्जी ऑफ nth बोर्ड ऑर्बिट का कितना होता है, -13.6 एन स्क्वायर, सब आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म ए बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या नहीं मिलता बेटा, ये नहीं। देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज क्वांटाइज, सही बात है। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट लोएस्ट एनर्जी पर होता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन रिपो अलग अलग ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस, तो यही बात नहीं है। पोजीशन और मोमेंटम वाला खेल तो हेजनबर्ग में होता था, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, तो nth ऑर्बिट का अभी बताए आर एन स्क्वायर, आगे समझ में? ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। कहता है हीलियम एटम का सिमिलर किस में, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा उस दोनों का क्या होगा, सेम, तो लिथियम प्लस का हो जाएगा, लिथियम प्लस 2 नहीं, लिथियम प्लस। ये विविध भारती वाला क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। 1368 किलो हर्ट्ज का है, तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा आपसे पूछता है हमेशा, तो यहाँ 1368 इंटू 10⁻³ लीजिए, ठीक है। 3 गया ऊपर तो कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5 बच गया, तो ये हो गया 5, आप इसको 30,000 लिख लीजिए, 30,000 मतलब 3,000 इंटू 10⁻³ लिख लीजिए, ठीक है। और ये कितना हो गया 1368, चलिए इसको 15 मान लेते हैं, तो 2 के आसपास आएगा, 200 के आसपास आना चाहिए आंसर, ठीक है। इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 219.2 एंगस्ट्रम, ठीक है, नहीं 219.3 है। अब इसको पूरा क्लोज ही है तो आपको सॉल्व ही करना होगा, इसको इतने लेके आपको डिवाइड करना होगा। ये क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो ध्यान दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। 1368 किलो हर्ट्ज से यदि इसको, तो वेवलेंथ कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। आगे समझ में, 219.3, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, एन लैम्डा बराबर 2πr, एन कितना हो गया सेकंड बोर्ड ऑर्बिट पूछा है, तो 2 रखोगे, मगर यहाँ तो एन के लिए 4r रखोगे, तो 4r, तो 2 से 2 कट गया, 2 हुआ, 2 दूनी के 4π नहीं हुआ 4π। अब 4 ए के जगह कितना रखोगे, ए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है 0.53 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2116π, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए इतना करने की जरूरत नहीं है, हमने सब बता दिया है। सॉरी 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है भैया, तो देखिए डी ब्रॉगली का वेवलेंथ यही दिया जाता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एनर्जी वाला फॉर्म ये है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल ग्रेटर स्टेबिलिटी, क्योंकि इसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होता है और ये हाफ फील्ड भी होते हैं, और 2s ऑर्बिटल लेस एनर्जी पर नहीं होता, 2p ऑर्बिटल का लेस एनर्जी देन। अच्छा हाइड्रोजन एटम में दोनों के एनर्जी बराबर होते हैं, 2s बराबर 2p, क्योंकि n पर ही डिपेंड करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ठीक है।
चलिए ये सब कहानी कथा कहानी सुनाने दीजिए। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिट इन n बराबर 2 l बराबर 1 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कीजिए। देखिए इसका आंसर आपको 2 देगा, मगर इसका आंसर होना चाहिए 6। ठीक है, क्यों भाई, यहाँ m थोड़ी बताए हो, m नहीं बताया, 2p ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ठीक है 6। ठीक है, चलिए कहता है इस क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए, फालतू क्वेश्चन है। कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल, एकदम रट लीजिए 6h5 रूट अंडर 6h5 रट लीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा, तो ये रटिए लेना है 6 फार्मूला भी बता देते हैं, h/2 अंडर रूट l+1, ये फार्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो l पर डिपेंड करता है। ठीक है, देख लीजिए यही फार्मूला लिखा हुआ है, रख लेना है। ठीक है, चलिए, और हम बता चुके हैं l बराबर 0 किसके लिए होता है, s के लिए, l बराबर 1 किसके लिए होता है, p के लिए, l बराबर 2 होता है, d के लिए, l बराबर 3 होता है किसके लिए, f के लिए। कहता है कैलकुलेट एनर्जी इन जूल, 45 एंगस्ट्रम है, h का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, नैनोमीटर में कुछ नहीं करेंगे, 450, देखो 288 आ गया, 1.6 से गुना कर लेंगे, 288/9 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये दोनों को गुना भागा करेंगे बेटा, देख लो गुना भागा करते हैं, ये 90 हो गया लगभग, 90 हो गया, ये 45 हो गया लगभग, ये 8 हो गया, 8 हो गया लगभग 8, दोनों को गुना किए, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 4.42 इंटू 10⁻⁻18। समझ में आ रहा है, 4.42 इंटू 10⁻⁻18, समझ में आ गया। चलिए, कहता है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, लाइट का एनर्जी, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इतना नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच ऑफ द वेवलेंथ पूछ रहा है ऑफ, तो देखो वेवलेंथ पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, न्यू बराबर c/λ आता है, न्यू बराबर c/λ। ठीक है, बस इसको मैनेज करना है। देखो कितना दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी इतना दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी इतना रखे, इंटू 3 इंटू 10⁸, ऊपर गया तो ये कितना हो गया, देख लो 8 में मतलब 15 में से 8 गया, 7 -7 1/2 0.5, 0.5 इंटू 10⁻⁻7, 50 लिख लीजिए इसको, 50 इंटू 10⁻�9 50 नैनोमीटर। आ गया समझ में, तो इसका आंसर होगा 50 नैनोमीटर, नैनोमीटर में आंसर पूछ रहा है। आ गया समझ में। चलिए, इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी, अच्छा देखो कहता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इतना है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इतना दिया हुआ है मोमेंटम में, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल्टा पी बराबर क्या लिखेंगे, m डेल्टा वी, वेलोसिटी में दे दिया अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी में मास बता दिया होगा, मास बता दिया होगा। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू इतना तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा p/m, बस आ गया समझ में। तो डेल्टा वी बराबर कितना हो गया बेटा, डेल्टा वी बराबर यहाँ रखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये 1 इंटू 10⁻⁻18 है, 18 ऊपर चला गया, 10 का पावर 10 बराबर 1/9, 10 ले लो, 10/9 इंटू 10⁻9, ये लगभग 1.1 इंटू 10⁻9। ठीक है, 1 इंटू 10⁻9 हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला देते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है कि जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम इक्वल हो जाता है तो ये वैल्यू ही आता है, रट लीजिए 1/, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा पी बराबर डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एक्स बराबर हो गया, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर h/4 और जब इक्वलिटी जब सॉल्व करते हैं तो अनइक्वलिटी को हटा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को हटा के इक्वलिटी में सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया बोलो, अभी दोनों बराबर है, तो डेल्टा पी का स्क्वायर बराबर h/4, यहाँ से स्क्वायर हटाए, इसको m भी लिख लिए, स्क्वायर हटाए m भी लिख लिए, तो कितना हो गया ये, देखिए h/π का अंडर रूट, और ऊपर में से 2 बाहर आ गया, m को नीचे कर दिया, तो डेल्टा v बराबर कितना आ गया, जल्दी बोलिए, 1/2m अंडर रूट h/π आ गया ना, क्लियर।
क्लियर है। अगला आइए, कहता है फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, देखिए क्या बोल रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे दिया, प्लैंक कांस्टेंट इतना दे दिया, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस बता दिया डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रम, तो डिस्टेंस बता दिया 0.1 एंगस्ट्रम, तो अनसर्टेनिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, देख लीजिए, डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच बटा 4 इक्वलिटी को इक्वलिटी में ही सॉल्व करेंगे। डेल्टा एक्स इसको रख लिए इतना 6.6, सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁶, ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिएगा। आइए, कहता है प्लैंक कांस्टेंट इज इतना जूल पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना दिया था, वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट ऑफ लैम्डा इन नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, द वेवलेंथ निकालना है और फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, अरे ये सब फालतू है, ठीक है, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा लगभग 3.75 10⁻, इसको 40 मान लीजिए, ठीक है, 40 मान लीजिए सीधे सीधी, ठीक है, तो ये 40 नैनोमीटर, यही आंसर था, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, एनर्जी दिया हुआ है इतना जूल पर एटम, वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो एस सी बाई लैम्डा 3.303, एस सी को लिखते हैं 20 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन लैम्डा, बस इसको नीचे कीजिए, कितना आ गया लैम्डा बराबर कितना 20 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 3.30, तो 3 ये ले लीजिए ना 3, और ये हो गया 10⁻⁻19, ये हो गया कितना 19 गया तो ऊपर चल गया -1, शून्य काट दिए 2/3 0.66 0.667 मानिए ना 0.67, हाँ 66 है 0.67 के आसपास, 0.67 क्या मीटर, मीटर, ठीक है, मेरा कितना आ रहा है, ये जो आएगा एस सी लैम्डा, ये जूल में रखा हुआ है, जूल पर एटम में, इधर किए 20, एक सेकेंड 20 इंटू 10⁻⁻20, अरे एच सी कितना होता है, एच होता है 6.6 इंटू 3 लगभग 20, यह -34 में से 8 गया, 3 इंटू 10⁻, हम बोल 3 इंटू 10⁻ कितना हो गया बेटे, ये हो गया 20 नहीं होता है, 20 नहीं होता है और ज़्यादा होता है, तो यहाँ देख लेते हैं 34 - 8 28 होता है, 28, तो अब 20 इंटू 28 रटो ना 28, इसको 28 कर लो बेटा, -28, ठीक है, 28 में से 19 गया, कितना बचा 19 गया, तो इधर 9, तो 0.67 नैनो इंटू 10⁻9, तो 0.67 नैनोमीटर, तो 6567 नैनोमीटर, ठीक है। कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल 1 ग्राम मूविंग, अरे ये तो आसान है, लैम्डा बराबर h/mv, h का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻, 6.63 लो ना, 6.67 नहीं लेना है तो 6.63 लो, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा सॉल्व कर लो, 100 ऊपर चला गया तो 6.67 इंटू 10⁻, 34 में से 2 घट गया, 2 और बढ़ गया तो 36 हो गया, -36, ठीक है। अरे यार ग्राम में थका, अरे यार माइनस होगा, 10⁻³ होगा, ठीक है, 10⁻³ होगा बेटा, 10⁻³ होगा, सॉरी, तो ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -33, ठीक है, 6.63 लिख लो, 6.63 इंटू 10⁻⁻33। देखिए सारे क्वेश्चन हमने पहले फिर से बनाए हैं, आपके सामने भी बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि देखिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इतना दिया हुआ है, ठीक है, मोमेंटम बता दिया, अनसर्टेनिटी अरे भाई पोजीशन वाला फार्मूला है, डेल्टा एक्स निकालना है, ये बता चुका है kg/मीटर, ठीक है, kg/मीटर/सेकंड में बता दिया है, बस इसको नीचे करना है, सारा वैल्यू रखिएगा 5.27 इंटू 10⁻⁻30, 5.27 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है, छोड़ के मत आइएगा, हम पहले बोल रहे हैं 4 22/7 7 ऊपर गया, गुना भागा करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए द पोजीशन ऑफ बोथ
इलेक्ट्रॉन ऑन हीलियम एटम नोन विथ इतना, फर्दर मोमेंटम इतना दिया हुआ है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम विल बी, कितना बेटा, जितना इसका अति होगा मिनिमम उतना ही होगा, ठीक है। देखिए कहता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन ऑन हीलियम एटम नोन विथ इन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का एक्यूरेसी है। तो देखिए एक्यूरेसी इसमें इतना है, तो जितना एक्यूरेसी होगा, देखिए मोमेंटम में कितना, फर्दर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, मोमेंटम बता दिया, अनसर्टेनिटी नहीं बताया, तो कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा, तो इसका नैनोमीटर में बता दिया, दोनों को गुना कर देंगे, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? ये दोनों को गुना कीजिए ना भैया, कितना 5 × 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, इसका कितना है, ये क्या है, मोमेंटम है, तो अनसर्टेनिटी इन किसमें पूछा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो जो इसका पोजीशन है वही क्या हो जाएगा, इसका अनसर्टेन, जो मोमेंटम है वही क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी हो जाएगा, ठीक है। आइए, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना, डी ब्रॉगली, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना, द मोमेंटम पूछा जा रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दिया, तो बस लैम्डा बराबर इतना रखेंगे, 34 को मैनेज करेंगे, ऊपर चला जाएगा, 17 हो जाएगा, इतना करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, मूविंग विथ इतना, एक्यूरेसी इतना बता दिया। अब ये एक्यूरेसी है तो इसमें गुना करेंगे तब जाके इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को जब वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अनसर्टेनिटी आएगा। देखिए अनसर्टेनिटी निकाल लिया, अब दोनों में फार्मूला रख के आंसर बताएगा 1.93, ठीक है 1.93। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन इंसिडेंट। अरे भाई इसका जो एनर्जी होता है जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन में चला जाता है, तो कुछ एनर्जी तो कम होगी ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने खोजा था, डेविसन और जर्मन ने, ठीक है। क्वांटम कहता है 3s ऑर्बिटल का एंगुलर नोड और रेडियल नोड कितना होगा, सही बात है, एंगुलर नोड l के बराबर होता है तो l बराबर 0 हो जाएगा, और रेडियल नोड n-l-1 के बराबर होता है तो कितना हो जाएगा, n-0-1 2 के बराबर हो जाएगा, तो 0, तो ये तो बता चुके हैं। अच्छा, ऑर्बिटल अरेंज डिक्रीजिंग एनर्जी, इसका n+l 7 8 6 6, अभी दोनों में कैसे डिसाइड कर लेंगे, इन दोनों में कैसे डिसाइड कर लेंगे, इन दोनों में n के वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे, इसका n कम है तो लोअर एनर्जी पर होगा ये, ठीक है। तो 4d सबसे कम एनर्जी पर होगा, देख लीजिए 4d वाला सबसे कम एनर्जी पर यही है, यही आंसर। सबसे ज़्यादा कौन होगा, 5f वाला, देख लीजिए ये वाला। चलिए, इसमें 3 गो एंगुलर नोड है और टोटल नोड 3 है, 3 एंगुलर नोड है, 3 एंगुलर नोड है, तो 3 एंगुलर नोड का मतलब f होना चाहिए, f में 3 एंगुलर नोड होते हैं, ठीक है। और टोटल नोड इतना बता दिया, तो n-l-1 बराबर कितना 3, एंगुलर नोड कितने हैं, एंगुलर नोड n के बराबर, तो f का n 3 होता है, 3-1 4 हो गया, नहीं आया क्या समझ में? अरे देखिए यार, देखिए इधर टोटल नोड कितने हैं, टोटल नोड n-1 के बराबर होता है, टोटल नोड n-1 के बराबर होता है, तो कितना हो गया ये 3, तो n बराबर 4, तो 4f है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये गलत भरा हुआ है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलिए, 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश, यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए n भी सेम, l भी सेम, m भी सेम, तो s अलग, स्पिन क्वांटम नंबर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिस्टेड एटॉमिक टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, 3s 3p 4s, यही इनका बाउ रूल हो जाएगा। देखिए इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है, इसका 3 अदू 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 अदू 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट इंक्रीजिंग लिस्टेड ऑर्बिटल ऑफ टाइटेनियम, हाँ 4s का ज़्यादा होगा, ठीक है।
चलिए, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ क्वांटम नंबर। देखिए एक है ना, -1 दे दिया ना तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, यदि ये पूछता तो 6 इलेक्ट्रॉन बताते, ये दे दिया इसलिए 2 बताएंगे, ठीक है। मतलब हम ऑर्बिटल को भी नंबर देते हैं किसके हिसाब से, m के हिसाब से। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल n बराबर 3, l बराबर n बराबर 4, l बराबर 3, n बराबर 4, बोलिए कितना, 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल है। कहता है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, रूबिडियम एटम में 4 क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट पूछ रहा है, बता सकते हैं। रूबिडियम में क्या है, 5f1, रूबिडियम का भर दिए, अरे रूबिडियम 36 होता है, 37 होता है बेटा, अरे क्या हलीना करे रब से फरियाद, तो ये रब वाली है, ठीक है ना, 5f1। तो s में क्या होगा 5, n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू हाफ, हो गया बात खत्म। चलिए 6 के लिए सबसे पहले ns में, फिर n-2f, फिर n-1d, उसके बाद nf में, पता है ना, चलिए पढ़ा दिए थे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग परमिसेबल इलेक्ट्रॉन इन एटम, n बराबर 3, l, अच्छा ये परमिसेबल नहीं है, पता है ना ये, अरे भाई कहता है विच ऑफ द नॉट परमिसेबल, नॉट परमिसेबल कौन नहीं है, तो ये परमिसेबल नहीं है, देख लो क्यों, -3 नहीं होगा, m का वैल्यू -l से कहाँ तक होता है, m का वैल्यू -l2 + l होता है, इंक्लूडिंग 0, बीच में 0 आता है। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल डिस्टिंग्विश बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2 × 2l + 1, मतलब 4l + 2 कर सकते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, तो भैया ये पॉसिबल, 2 n का l का वैल्यू n से कम होता है, नहीं पॉसिबल है। देखो l1 है, l1 है तो m 0 हो सकता है, तो 0 हुआ तो ये 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये m l पर डिपेंड करता है। n 3 है, ये 3 नहीं हो सकता, तो 3, 4, 5 पॉसिबल नहीं है। कहता है द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से गवर्न होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, देख लो, एनर्जी किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और सबसेल का डेफिनेशन मिलता है किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, हाउ मेनी, देखिए एक दे दिया ना तो 2 कहता है कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल, क्योंकि m का वैल्यू 2 है, भलो ये 2d है, मतलब सॉरी 3d है, तो इसके 5 ऑर्बिटल होंगे ना, जिसमें एक का नाम क्या होगा, एक का नंबर क्या होगा, +2 होगा। देख लो एक ही का नंबर +2 है, ये ऑर्बिटल का, ठीक है। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जा रहा है, तो गधा वाला बात है, ये तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, ये सब क्वेश्चन बेकार है। कहता है गोडोलाइनम का पूछा जा सकता है 64, तो जेनन 54, 6s2, 5d1, 4f7, सही बात है। ऑर्बिटल आर कॉल्ड डिजेनरेट जब वो सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं, ठीक है। कहता है स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, इट कैन नॉट बी एस ऑर्बिटल, क्यों भाई, -l नहीं ना हो सकता है, m का 0 होना होता है l का, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैव हाईएस्ट एनर्जी, जिसका n + l वैल्यू ज़्यादा होगा, जोड़ लो 6 होगा। अरे आया समझ में, इलेक्ट्रॉनिक अब बताओ, ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं बताने के लिए बेटा। कॉपर का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, 3d10 4s1, ये सब फालतू क्वेश्चन है बेटा, ये सब हम बताने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, मगर आया है तो बता देते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, अच्छा ऑर्बिटल का फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले 4s, फिर 3d, पहले 4s बढ़ाएगा, फिर 3d बढ़ाएगा, 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है, फिर 4p, 5p, 4d, आ रहा है समझ में, इस हिसाब से बढ़ा जाएगा, और यही है कटम कुट्टी वाला, बच्चा में सीखे थे ना, ठीक है। तो देखिए 4s, 3d, 5p, 4s, ये वाला। कहता है l बराबर 3 है, मैक्सिमम l बराबर 3, 14 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल, चलिए, अरे f ऑर्बिटल यार, ठीक है। कहता है 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फॉर दिस, अच्छा नो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट ऑल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1
1 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल गिवन बाय एक्सप्रेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज गिवन 2 टाइम्स ऑफ l+1, तो 4l+2, 2 टाइम्स ऑफ 2l+1 तो कितना हो गया 4l+1, ठीक है 4l+2 सॉरी। कहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होगा भाई, यही वाला अनपेयर्ड है, अरे भर लो ना, ठीक है 2p1 बचेगा, यही अनपेयर्ड है, ठीक है। कहता है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p, 3p में स्फेरिकल नोड, 3p में स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड का मतलब रेडियल नोड, रेडियल नोड का मतलब इसमें रेडियल नोड कितना होगा, 3p है तो 3p में रेडियल नोड कितने हो जाएंगे n-l-1, तो 3 - 1 - 1 1 रेडियल नोड। आ गया समझ में? इस प्रकार हमने आपका यह चैप्टर खत्म कर दिया। देखिए कितना मिनट लगा, 30 मिनट, ठीक। बात करते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पहला क्वेश्चन ये है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ का। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी कहो बॉन्ड एनर्जी कहो बतवा वही है, ठीक है। कहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन होगा, देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर इन नेचर, कौन होगा, ये सिमेट्रिकल होगा बेटे, और जो सिमेट्रिकल होता है वो नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। जो सिमेट्रिकल है, जो सिमेट्रिकल होता है वो नॉन पोलर होता है। कहता है द सेट ऑफ मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, किसका जीरो, किसका वो सेट जिसमें, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 का होता ही है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BF2 का होता ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होता ही है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, देख लो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एकदम होगा डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक है। तो इसका सेट हो गया 3 का, ये समझ में आ गया। आइए चौथा देखते हैं। कहता है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का एक बात बस याद रखना, अमोनिया का ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट किससे, NF3 से, ठीक है। BF3 का सबसे कम, BF3 का तो जीरो होगा, वाटर का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा BF3 से, ठीक है। अच्छा ये दोनों में कैसे डिसाइड करोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। कहता है कौन ऐसा पेयर है जिसका बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। देखो Cn- में भी 14 इलेक्ट्रॉन, CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों में जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों का बॉन्ड, जैसे यहाँ देखो Cn- में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और कहाँ गया बेटा CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ में? चलिए कहता है भैस्पर थ्योरी क्या बोलता है, लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है। भैस्पर थ्योरी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अमोनिया भाई साहब, बाकी तो सबका जीरो हो जाएगा ना। अच्छा अमोनिया का ज़्यादा होता है और NF3 से अभी बताए थे, ठीक है। इसका आंसर C होगा। देखिए यही क्वेश्चन में गलती कर दिया है, अमोनिया का यहाँ ज़्यादा बताया और यहाँ कम बता रहा है, ये गलत बात, ठीक है, ये गलती है आंसर में। चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ नो पाई बॉन्ड। अरे वाटर में कहाँ से पाई बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड होता ही नहीं है वाटर में, ठीक है। कहता है विच ऑफ द लीस्ट लाइकली टू बिहेव सच ए लिविस बेस। अरे भाई ये तो लिविस एसिड है, BF3 ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर भी नहीं है, तो कहाँ से, सब में लोन पेयर है, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इसका और इसका इतना है, तो BF3 का इतना है। कहता है हाँ डाइपोल मोमेंट इसका का इतना आता है और इसका कम आता है, क्यों भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है मोर ज़्यादा, ठीक है। तो कहता है एटॉमिक डाइपोल ऑफ आर इन सेम डायरेक्शन, जबकि NF3 का अपोजिट डायरेक्शन में। अरे होगा यार, यहाँ देख लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन देख, यहाँ हाइड्रोजन देख, यहाँ हाइड्रोजन देख, डाइपोल मोमेंट सबका ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड है, जबकि NF3 में इस तरह का होगा ना, NF3 में इस तरह का, ये फ्लोरीन खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, जबकि इसका लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर होगा, तो कुछ कम ना हो जाएगा डाइपोल मोमेंट यार, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। यही बात तो बताया जा रहा है आपको कस कस के, ठीक है। कहता है कि किसमें सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे, ClF3 में। अरे T शेप्ड स्ट्रक्चर यार, T शेप्ड स्ट्रक्चर याद आ रहा है, हाँ T शेप। चलिए
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट SF3, इसमें लोन पेयर होगा यार, ठीक है, जबकि सब सिमेट्रिकल है, जीरो डाइपोल मोमेंट, SiF4 XeF4 सब सिमेट्रिकल है, जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। BRF3 हैज लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसको रखे हुए हैं, लोन पेयर को रखे हुए हैं, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे लोन पेयर रिपल्सन को। कहता है NO3 माइनस है सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4, लोन पेयर 0, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, रट ले भाई, ठीक है। डबल बॉन्ड O माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दिखाया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल मैक्सिमम अमोनिया में, टेट्राहेड्रल भाई, टेट्राहेड्रल, यहाँ पिरामिडल sp3, ठीक है, यहाँ भी पिरामिडल, ठीक है, ठीक। चल कहता है PO4 माइनस में फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, कितना आता है -0.75 1.24, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक एमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देखो Cl माइनस में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। विच आर नॉट पैरामैग्नेटिक, Cl माइनस इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, समझ में आ गया। चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मोमेंट, CCl4 सिमेट्रिकल है, खत्म हो गया। कहता है CaO और Ki में रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, अरे भाई Ki सोलेबल इन बेंजीन, Ki पोलर है, कहाँ से सोलेबल होगा, ठीक है, Ki पोलर है, पोलर में घुलता है, ठीक है, नहीं घुलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, अमोनिया, ये सब 0। अच्छा, ऊपर से नीचे आने पर डाइपोल मोमेंट घट जाता है, पता है ना, ऊपर से नीचे आने पर डाइपोल मोमेंट घट जाता है, ठीक है। तो अमोनिया PS3 ASH3, ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, डाइपोल मोमेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ सब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है मगर डाइपोल मोमेंट घट जाता है। BF3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, सही बात है, BF3 इज ए प्लेन, और NCl3 क्योंकि इसमें लोन पेयर है भैया, BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि NH3 में एक लोन पेयर है, ठीक है। वीकेस्ट एमॉन्ग द फॉलोइंग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होता है, आ रहा है समझ में, अरे 8 से 42 वीक बॉन्ड में डालते हैं इसको यार, ठीक है, 8 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है मोस्ट स्टेबल, अरे भाई इसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है, फजान रूल लगाएंगे, चार्ज ज़्यादा है साइज कम है, इसका चार्ज ज़्यादा और साइज कम, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। चलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन नहीं करेक्ट है बोलिए, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंट्रैक्शन, अरे भाई कोवेलेंट ज़्यादा होता है, डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए था, ये आंसर नहीं है बेटा, याद रखिएगा, कोवेलेंट उसके हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल और वैन डर वाल, ये होना चाहिए था। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल बॉन्ड है, इसका एनर्जी डाइपोल इंट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, तो आंसर C होना चाहिए था, ना कि B, C होगा, ठीक है। कहोगे अपने बात को काट रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम होगा, देखो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है एटम का, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा केटाइन का साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक कैरेक्टर, तो सोडियम फ्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, फजान रूल, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड HF में पाया जाएगा, अरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट बॉन्ड कैपेसिटी, ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लल्ले, ठीक है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट बॉन्ड कैपेसिटी अमंग द एटम्स, ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन में 2 डबल बॉन्ड दिखाए हुए हैं, ठीक है, देखिए कार्बन 2 2 4 1 5, देखिए 2 2 4 1 5, ये बॉन्ड, ये सही गलत, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कहता है ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन द फॉलोइंग, कोवेलेंट कैरेक्टर बताए CCl4 में सबसे ज़्यादा, ठीक है, BeCl2, ठीक है, उसके बाद BeCl3, उसके बाद लेफ्ट से राइट एसिडिक अति कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए H2O में नेट डाइपोल मोमेंट वाइल BF,
अरे भाई, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लीनियर वायरलेस टू एज बेंट वी शेप्ड। ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। चलिए PCl5 का क्या होता है? अरे यार सबको पता है, TVG होता है, TVG होता है, TVG होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फोल्ड होता है। SFC का ऑक्टाहेड्रन होता है या स्क्वायर बाई पिरामिडल ऑक्टाहेड्रन बताइए तो यहाँ 3 बता दीजिए, बी का 3 बता दीजिए, हो गया बात खत्म। डिसीजन अभी भी डिसीजन फंसा हुआ है, देख लीजिए यहाँ भी डिसीजन फंसा हुआ है। BRF3 का बताइए, स्क्वायर पर एक पिरामिड, बहुत अच्छा, स्क्वायर पर एक पिरामिड, वो 1 नंबर, तो 1 नंबर यही है। देखिए यहाँ फंस गया, रट लीजिए BRF3 का स्क्वायर पर बाई पिरामिड, और नहीं विश्वास है तो निकाल लीजिए फार्मूला से। BR का कितना, 7 + 1, 7 + 5, 7 5 7, BRF5, तो BR में 7 होते हैं, इसमें 5 होंगे, ब्रोमीन है ना। हाँ जी, 7 5 12, 6 होगा, 6 होगा, तो 6 आया, 6 आया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन तो होना चाहिए था sp3d, मतलब sp3d2, मगर इसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पर पिरामिड। ठीक है, क्योंकि 5 ही आइटम लगाएंगे, वो खाली रह जाएगा, वहाँ लोन पेयर आएगा। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे बोलिए? BRF एक लोन पेयर के साथ एक फ्लोरीन, स्क्वायर पर रख लीजिए, स्क्वायर पर पिरामिड। ठीक है, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, चलिए देखिए हम सब एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। BRF3 इज प्लेनर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन। अरे आ रहा है समझ में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सेंट्रल मेटल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसी में बैक बॉन्डिंग भी होगा। कहता है इसमें मैच करना है 4 sp3 टेट्राहेड्रन, भाई साहब टेट्राहेड्रन 1 का 3। ठीक है, 1 का 3, देखिए इसमें ही फंस गया, 1 का 3। DsP2 स्क्वायर प्लेनर 1 हो गया। अच्छा 2 का 4, तो हो गया बात खत्म, यही डिसीजन हो गया, यही डिसीजन हो गया। ठीक है, तो कहोगे DsP2 कहाँ पर? अरे यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे लल्ले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? अरे भैया ट्राइगोनल प्लेनर थोड़ी होता है, तो TBG होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, ये लीनियर होता है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ये सब सही है मेरे लल्ले। ठीक है, आइए कहता है मैच द जेनन कंपाउंड को मैच करना है। इसमें XeF4 क्या होगा? XeF6 क्या होगा? ठीक है, XeF6 क्या होगा? XeOF क्या होगा? XeO3। अरे भाई XeO3 तो क्या हो जाएगा? XeO3 तो क्या हो जाएगा? XeO3 पिरामिडल हो जाएगा। तो XeO3 कहाँ गया? XeO3 कहाँ गया? D का 1 जिसमें आंसर होगा वही मारेंगे, D का। सॉरी, अरे यार क्या बेटे? हाँ सही तो है, क्या गलती बताया हमने? D का 1 बताना है। कहाँ गया भाई, कहाँ चुनना है मेरे को चुनना कहाँ है? D का 1 इसी में था, सही तो था। D का 1 इसी में था, सही तो था, ठीक तो है। D का 1 बताना है। XeO3 का क्या होता है? पिरामिडल होता है, समझ में आ गया? अरे टेट्राहेड्रल होता है, मतलब पिरामिडल शेप हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए कहता है और 36 नंबर, विच ऑफ द, अरे यार भैंसपर वाला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहता है कि इनमें स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या फॉल्स है? पढ़ लेते हैं। HOH बॉन्ड इन H2O इज लार्जर देन CH बॉन्ड एंगल इन CH/CC। अरे भाई ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ 105 डिग्री एंगल होता है, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट होता है। गलत बात है भैया, ठीक है, गलत बात है, ये गलत बात है। अब देखो कहता है कि किनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों, XeO4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होगा। अरे भाई इसमें सिग्मा भी होगा और कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड दोनों होगा। ठीक है, XeO4 में देखो ना सिग्मा और पाई बॉन्ड। अच्छा इक्वल नंबर बोल रहा है, इक्वल नंबर। अरे यार XeO4 Xe डबल बॉन्ड, जितना सिग्मा उतना पाई, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर ClO3 SO3 2-, रट लेना है।
देखिए ClO3 में 42 इलेक्ट्रॉन और SO3 में भी 42 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेन ट्रायंगुलर। अरे भाई NO3 -1, ठीक है, कैसे, हाफ 5 + 1 6 हो गया, 3, ठीक है 3, तो प्लेन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, N डबल बॉन्ड O पर एक माइनस, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखना है, सीधे सीधी, कई बार आ चुका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर को रटना है सीधे सीधी, इसको भी आपको रटना है N3 -1, ठीक है, N3 को, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिकुलर, SF4 जिसमें लोन पेयर होगा वो पोलर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेयर्स ऑफ बॉन्ड विथ लोन पेयर इन द, अरे PCl5, ठीक है, PCl5 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इसी में होगा, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन है आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये जिसका शेप लीनियर हो, अरे भाई ये दोनों sp होगा और ये दोनों sp, शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर, ठीक है, लीनियर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट हैव ज्योमेट्री एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल, और ये दोनों का ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बराबर है sp2, ठीक है, दोनों का और हाइब्रिडाइजेशन इक्वल है sp2, ठीक है। कहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन है, ये भी है और ये भी, NO2 माइनस भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है। NO2 माइनस में एक लोन पेयर होगा बेटा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और माइनस चार्ज को यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, आ गया समझ में। आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लोन पेयर दिखा दीजिए, इस पर एक डबल बॉन्ड बना लीजिए और एक बॉन्ड के साथ इसको माइनस दिखा दीजिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। ऑक्सीजन को माइनस दिखा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2, ठीक है, sp2 बेंट शेप का होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब देख लीजिए, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सेंट्रल एटम हैज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ये SiF4 टाइप ऑफ हाइब्रिड विच नॉट द सेम प्रेजेंट इन अदर 3, अरे भाई इन सभी में अलग होगा, ठीक है, इन सभी में TBG है, क्या है, TBG, इन सभी में TBG है, ठीक है, इन सभी में TBG है, इसमें TBG नहीं है, ठीक है, आ गया समझ में। देखिए, इसमें sp3, इन सभी में TBG था, ठीक है, सब में TBG था, SbCl5 में नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस मॉलिक्यूल दिस सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसका, अरे BrF3 का तो है और NO2 माइनस का है, अभी अभी देखे थे। ओजोन का शेप कैसा, अरे ये ओजोन का होता है, O3 बनाते हैं ऐसे, O डबल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस, इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, ठीक है, आ रहा है समझ में। एक लोन पेयर दिखाइए, तब ना प्लस दिखाइएगा, 5 को ना इलेक्ट्रॉन वहाँ दिखाइएगा, और यहाँ 6 को इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा, यहाँ 6 एक साथ ही इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, V शेप्ड है, तो 2 सिग्मा 1 पाई है, इस तरह का ओजोन का स्ट्रक्चर होता है, 116 डिग्री का एंगल होता है बेटे। चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइसो स्ट्रक्चरल, BrO3 XeO3, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। XeO3 का शेप कैसा होगा, Xe डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, ठीक है, पिरामिडल, ठीक है। BrO3 का भी पिरामिडल, ठीक है, BrO3 का भी पिरामिडल, ठीक है, आ गया समझ में, पिरामिडल, ठीक है, दोनों का पिरामिडल, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लीनियर NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर, बाकी सबका SO2 NO2 अभी बताए थे, NO2 का वेंट शेप बना सकते हैं, ठीक है। ओजोन का बताया गया है, इस तरीक़ा से बना सकते हैं, सब एंगुलर है, ठीक है। तो SO2 NO2 ये सब कैसे हैं, O3 V शेप्ड या एंगुलर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, एवरी Br3 मॉलिक्यूल, देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल लिविस एसिड की तरह, नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सही बात है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, सही से। मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर, सही बात है, यही गलत है। BrF3 डज नॉट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर TBG होता है,
आ गया समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आइसो स्ट्रक्चर विथ SI। अरे भाई इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो ये सब भी टेट्राहेड्रल है, ये सब टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ठीक है, नॉट आइसो स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, जबकि बाकी सबका कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, ये हमने बता दिया। अरे यार, और ट्राइगोनल प्लेनेट कौन होगा या ट्रायंगुलर प्लेनेट कौन होगा? BRF3। H2O डाइपोल है, डाइपोलर है, नॉट है, ये सिमेट्रिकल है भाई, ये एंगुलर है, ये सिमेट्रिकल है, लीनियर है। ठीक है, कहता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर d ऑर्बिटल। इसमें कौन सा d ऑर्बिटल होता है भाई? DsP2 में? हाँ जी, dx² y² और dz² काम करता है, सही बात है। कहता है MX6 में कै गो 180 वाले बॉन्ड हो गए? 3 गो होंगे यार। कैसे? एक ये वाला 180, एक ये वाला और एक ये वाला 180, 3 गो 180। समझ में आ गया? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चर। कौन आइसो स्ट्रक्चर नहीं है? ये सब आइसो स्ट्रक्चर है, BRF3। अरे देख नहीं यार, SiF4 है और ये SF6 है, इसमें एक लोन पेयर होगा, इसमें लोन पेयर नहीं है। ये सिलिकॉन है, वो फॉस्फोसल्फर है। अरे यार, है समझ में? ये टेट्राहेड्रल है यार, पहले वाला। ठीक है, जिसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग हो। अरे भाई, कम से कम p पाई d पाई में तो कम से कम थर्ड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। तो थर्ड पीरियड का कौन है? सल्फर है। अरे पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, 3 में, दूसरे में 8 एलिमेंट है, तीसरे में भी 8 एलिमेंट है। तो तीसरे पीरियड में d ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन दूसरे पीरियड का है, बोरन दूसरे पीरियड का है, ये तीसरे पीरियड का है। खत्म बात, ऐसे देख ले यार। कहता है कौन आइसो स्ट्रक्चरल? अरे यार, यही आइसो स्ट्रक्चरल है, लीनियर शेप्ट होगा। ठीक है, XeF2 लीनियर शेप्ट होता है, दोनों लीनियर शेप्ट है। कौन प्लेनर है? अरे XeF4 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोर्ड। अरे भाई, B2S6, B2 डाइबोरन, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं? BH BH, इधर भी H, ये दोनों को बॉन्ड बना लेते थे। और ये कौन सा बॉन्ड होता था मेरे लल्ले? यही तो बनाना बॉन्डिंग होता था। कौन सा बॉन्ड होता था ये? बनाना बॉन्डिंग। इसी को हम बनाना बॉन्डिंग कहते थे क्या? बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए डाइबोरेन। चलिए, ये कौन सा बॉन्ड होता था? टर्मिनल बॉन्ड। ये ब्रिज बॉन्ड होता था, इसका एंगल ज़्यादा होता था, इसका एंगल कम होता था, ये सब रटाया गया था। ठीक है, कहता है AsF5 में यहाँ T कौन सा होगा? dz² होता है, तब नहीं इसके परपेंडिकुलर बनता है। या ट्रायंगल पर बाई पिरामिड इसके परपेंडिकुलर होता है। ये इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं और इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कहता है कौन टेट्राहेड्रल नहीं है? BH3 नहीं है। ठीक है, ये सब टेट्राहेड्रल है। ठीक है, नॉट टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल नहीं है। विच ऑफ द ऑर्बिटल बॉन्ड मिनिमम एनर्जी? अच्छा, एमॉन्ग मिनिमम, अच्छा बॉन्ड हैव sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। px और py में 90 डिग्री का एंगल होता है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें 180 का होगा, sp में भी 180 का होगा, तो इसी में कम होता है। कहता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ sp3 से sp2 फाइनली sp। अरे यार, s कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, देन एंगल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अरे यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट 120 से यहाँ 180 एंगल बढ़ता गया। लीनियर कौन होगा? CO2 लीनियर है। sp3 में s का कैरेक्टर कितना होता है? 1/4 25%, और 75% क्या होता है? p कैरेक्टर होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम से sp2 हाइब्रिडाइजेशन? अरे भाई, BF3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट? H2S का लीनियर बेंट होता है। H2S एक लोन पेयर होता है, इसमें वाटर की तरह स्ट्रक्चर होगा, मगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इसमें ड्रैगो रूल फॉलो होता है। बॉन्ड एंगल 92 के आसपास होता है, मतलब 90 डिग्री के आसपास होता है। ड्रैगो रूल फॉलो हो जाता है। इक्वेटोरियल शेप कैसा होता है? sp। इक्विलेटरल शेप कैसा होता है? sp।
ये क्वेश्चन को छोड़िए इक्विलेटरल से, ठीक है। कहता है बॉन्ड एंगल ओवरलैपिंग ऑफ वन एस एंड 180 डिग्री, एक एस और एक पी ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी से आते हैं और मेटेलिक बॉन्डिंग से आते हैं। कहता है कौन एग्जिस्ट नहीं करे जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 भरने हैं, तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग खत्म हो गया, 0 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहता है इसका बॉन्ड एनर्जी कितना, अरे वाई माइनस ए बोलो या बी माइनस ए, यही बॉन्ड एनर्जी है मेरे बच्चे, बॉन्ड एनर्जी बी माइनस ए या ए माइनस बी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है हैव ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग, अरे किस में पाई बॉन्ड होगा, C2 में सिर्फ पाई बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना। डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ पाई बॉन्डिंग हो, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, C2। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक पारामैग्नेटिक है क्योंकि सिग्मा स्टार 2p y 2p x बराबर सिग्मा स्टार 2p y, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। क्या देखो सिग्मा स्टार 2p x बराबर सिग्मा स्टार 2p y में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, इसलिए पारामैग्नेटिक होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। कहता है हैव से हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर Cn माइनस का, जिसमें Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। Cn माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 7 14, अरे भाई नाइट्रोजन के जितना 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है। आ गया समझ में, 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है। तो Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटे, 3 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रेजेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर, सेलुलोज में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, इन सभी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर, ये पूछा गया था, ClO3 माइनस SO32 माइनस, ठीक है। दोनों में 42 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ClO3 माइनस 1 और SO32 माइनस, ठीक है। विच ऑफ द सेम बॉन्ड ऑर्डर, अरे यार तुम सोचो, यहाँ देख ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन में टोटल O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखते हैं फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर का हाफ NB माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें 10 भरते हैं, इसमें 6 भरते हैं, तब आता है मेरा 10, तो 2 आता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अच्छा यदि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अब एंटी बॉन्डिंग में भरेंगे क्योंकि ये दोनों खाली था, अरे यार सिग्मा स्टार 2p x बराबर 1 बराबर सिग्मा स्टार 2p y बराबर 1, तो अगला यदि 17वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो इसी में भरेगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, आ रहा है समझ में। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो इसी में से कम करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा O2 प्लस, फिर O2 माइनस, ऐसे भी लॉजिक निकाल के ले सकते हो, ठीक है। हम तो ऐसे ही निकालते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, याद रखना O2 माइनस में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे, ये डायमैग्नेटिक हो गया। कहोगे 18 क्यों, डायमैग्नेटिक क्यों, अरे यार यहाँ भी अगला इलेक्ट्रॉन भरेगा और यहाँ भी अगला, सारा पेयर्ड हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। और Be2, ठीक है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है। कितना आएगा बता सकते हो क्या, हाँ जी, यहाँ 8 कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1, और Be2 का भी कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 1, हमको ऐसे ही याद है, आ गया समझ में। अब तुम रट सकते हो कि O2 प्लस का कितना होता है 2.5, कैसे भाई, यहाँ 5 कर दो, 5 कर दोगे तो 5 आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। O2 आ गया समझ में, क्लियर। और N2 और O2 का 2 CO का भी कितना हो जाता है 3 हो जाता है, CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। NO में कितना इलेक्ट्रॉन है, NO में कितना इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 2.5 आएगा O2 प्लस के जैसा, ठीक है। और NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितने के बराबर आ जाएगा, CO NO प्लस Cn माइनस, इन सभी का बराबर आता है। तो किसका आता है CO Cn माइनस NO प्लस, इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। आ गया O2 माइनस और Be2 का, ये और B2 का, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1 आता है। आ गया समझ में, रटना पड़ेगा बेटे, कुछ ना कुछ तो रटना ही है जिंदगी में, तो कुछ ना कुछ तो रटना ही है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एलियर, बेरिलियम 2 भी नहीं एग्जिस्ट करेगा,
4 इलेक्ट्रॉन भरना है भाई। आ गया समझ में? बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ओवरकमिंग। अरे भाई इसमें तो लिक्विड, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जब इसको तोड़ेंगे तभी ये वेपर में जाएगा, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरे यार जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा, तो N2 माइनस N2 माइनस, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन N2 2 माइनस 2 के बराबर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। आ रहा है समझ में? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 2.5 और इसका 2 हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए, कहता है बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर C22 माइनस NO, इसमें तो सिर्फ पाई बॉन्डिंग होता है, NO O2 माइनस 1 हीलियम प्लस 1। ठीक है, द करेक्ट CO, अरे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड, अच्छा करेक्ट बॉन्ड लेंथ देख लो बाबू, समझो बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। डायटोमिक का ही बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, अब देखो हमारे सिलेबस में डायटोमिक है, यहाँ देखो बॉन्ड, देखो यहाँ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड होता है? इस तरह का बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और CO3 2 माइनस में इस तरह का बॉन्ड दिखाते हैं, और CO2 में तो डबल बॉन्ड दिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद इसका हो जाएगा, सबसे कम इसका हो जाएगा। आंसर ठीक है। कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक डायमेट्रिक इज 16। कहता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर 16 में पैरामैग्नेटिक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 16, तो 16 का ही बस ऑक्सीजन की तरह भर देंगे और क्या। ठीक है, X का 16 की तरह भर देंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और आ जाएगा। कहता है मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड मॉलिक्यूल, PX एंड PY ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग और पाई ऑर्बिटल। अरे PX जेड ऑर्बिटल में ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरीका से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, PX और PY यदि ओवरलैप करेंगे तो कौन सा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा? पाई। कहता है ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन Y बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, X और Y बोथ आर इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और इस पर कैसा आ जाएगा? डाइपोल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ X विल इंक्रीजेज और हाइड्रोजन विल डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X पर इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, और हाइड्रोजन पर डिक्रीज करेगा, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक कंपाउंड, अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, ध्यान से सुनो, इनका सबका निकाल के क्या कर लेना? 0 कर लेना। जैसे इसका -2 है, इसका +2 है, इसका कितना है? +5 है, इसका -2 है। देख लेना, सबका एटॉमिक नंबर 0 के बराबर पुट करना, जिसमें आ जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। भाई यही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। कितने हैं? 14। कैसे निकाला? 8 6 14, देखो 7, यहाँ 8 में से एक चला गया, 7 7 14, देखो 6, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ 7, और 6 में एक और माइनस आ गया था, 7 7 14, और 6 दूनी के 12 2 14 आ गया। सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। CO पैरामैग्नेटिक नहीं है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के जैसा स्ट्रक्चर होगा, अभी बताए थे। ठीक है, रिलेशनशिप एमोंग N2 और N2 प्लस, अरे भाई N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन N2 का ज़्यादा हो जाएगा, किससे? N2 प्लस से। अरे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होता है। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है N2 प्लस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। HF लीनियर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कहता है O2 2 माइनस मॉलिकुलर आयन, मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज 8। ठीक है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, अरे टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हुए तो पेयर में 4 हो गए।
अरे पेयर में 4 हो गए भाई। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा है, हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे 4। ठीक है, बॉन्ड पेयर पूछेगा तो 4। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ वाइस एज कम्पेयर टू, अरे भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए बेटा आप कट में है, थोड़ा सा है, देख लेते हैं। 1 घंटा 5 मिनट हो रहा है, बस हो गया। देखिए कहता है N2O2 कन्वर्टेड इनटू दिस आयन। अरे भाई बवाल हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया पहले था, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर और घट जाएगा। O2 2 माइनस है, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 2.5 हो जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1. दोनों का बॉन्ड ऑर्डर घट गया। ठीक है, N2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक, N2 माइनस बिकेम डायमैग्नेटिक। हाँ, N2 माइनस क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अरे आ गया समझ में। ठीक है, द आइस, अच्छा कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू CO 14 है, तो 14 किस में आता है, CN माइनस में। कहता है NO बॉन्ड लेंथ बताना है भैया, CO का बॉन्ड लेंथ, अरे भाई N डबल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लोन पेयर, या ऐसे दिखा लो, एक लोन पेयर, 2 2 4, 2 2 4, और यहाँ माइनस दिखा दो, इसी पर दिखा दो इलेक्ट्रॉन। अगला क्या है, N2O4, N डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इस तरीका का स्ट्रक्चर बनता है। N2O4, N डबल, N सिंगल बॉन्ड N बनाओ ना, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, कितने हुए, 1 1 2 3 1 4। इस तरह का स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, N डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड N डू, अरे यार सिंगले बॉन्ड होता है N2O4 में, तो N डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O N2O4। अरे NO2 से ही तो बनता है NO2O4, इसका डाइमर है, भूल गए हम। ठीक है, आ तो गया, समझ में तो आ गया। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्या हो गया, NO तो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, NO पैरामैग्नेटिक होता है बेटा, एक लोन पेयर का सपोर्ट। ठीक है, इस तरीका से 2 2 4 2 6। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीका से हम इसके स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसके स्ट्रक्चर को, इसी के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, अब हम क्या करते हैं, कहता है कि इनमें से करेक्ट NO का बॉन्ड लेंथ किसका, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर रट ले बेटा, हम तो डायटॉमिक का निकालते हैं, या तो पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आता है, इसका 1.5 आता है, इसका 1.5 आता है, इसका 2.5 आता है, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसी का है, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। आ गया समझ में। ठीक है, कहता है ये दिया हुआ है, कहता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होंगे, ठीक है 3 बॉन्ड्स होंगे। आइए द ओ बॉन्ड, अरे यार ओ बॉन्ड लेंथ निकालना है, ध्यान से सुनो, ओ बॉन्ड लेंथ निकालना है। हम जानते हैं ओजोन का ये स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अरे O2 में तो डबल बॉन्ड ही होता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सिंगल बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड का लेंथ हमेशा ज़्यादा, तो H2O2 O3 O2। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे यार NO पैरामैग्नेटिक है। ठीक है,
आगे समझ में। चलिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पारा इथेनॉल ऑर्थोफेनॉल से ज़्यादा होता है। अरे यार, पाराफेनॉल का जाहिर सी बात है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, इसीलिए पाराफेनॉल का ज़्यादा होगा किससे, ऑर्थोफेनॉल से, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। चलिए, लाइनस पॉलिंग नोबेल प्राइज मिला था केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब यही क्वेश्चन आने लगा क्या? हाँ यार। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। कहता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ डायटोमिक ऑलवेज इंक्रीजेज और इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा डायपोल बॉन्ड एनर्जी क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है। कहता है H2O2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, तो जब पानी में डालोगे तो उनका फोर्स 1/180 टाइम्स हो जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल अमॉन्ग द एटम 1 लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लीनियर में आएगा, मतलब इस तरह से, मतलब इस तरीका से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा लीनियर ओवरलैपिंग से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड HF में मैक्सिमम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज, अरे यार, डज नॉट, अरे डायरेक्शनल मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्शनल कहाँ होता है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, मोबाइल बैलेंस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। तो देखिए 2 चैप्टर हमने करवा दिया। कल के क्लास में देख लीजिए हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम 3 चैप्टर डाल देंगे। थैंक यू।